Hello, Assalamualaikum guys. This is Muzammil Qureshi here and you are on my channel Positive Pako Hind. Guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक हैरत अंगेज न्यूज़ देने जा रहा हूँ. गाइस, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के बारे में सर्च की गई कि पाकिस्तान के जो पीएम है उनका एक दिन का खर्चा कितना है, तो यकीन करेंगे कैलकुलेटर में नहीं आ रहा था. इसी के बरक्स अगर हमारे पड़ोसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के हिसाब किताब लगाया गया गाइस, हिसाब किताब, तो यकीन करें कि उनका एक दिन का खर्चा और उनके 8 साल का खर्चे के बराबर है. पाकिस्तान के पॉलिटिशियन का एक दिन का एक्सपेंस और इंडिया के पॉलिटिशियन के 8 साल के खर्चे के बराबर है. नरेंद्र मोदी के बारे में सर्च किया गया कि वो एक दिन के अंदर कितना खाने का खर्चा होता है, तो उन्होंने पता लगाया कि भाई पूरे 8 साल के अंदर उनका जो खाने का एक्सपेंस है भाई वो 0 रुपये. कैसे? वो अपने खाने का खर्चा खुद उठाते हैं और वो खाते भी थोड़ी हल्की फुल्की चीज़ें हैं. इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, उनसे पूछूंगा कि क्या वजूहत है कि इंडिया के डेवलप होने के पीछे यही वजह तो नहीं है, हमारे नाकाम होने के पीछे क्या वजूहत है, ये पाकिस्तानी पब्लिक से जानेंगे. आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं. जी तो गाइस, मेरे साथ कुछ दो सर मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी वालेकुम अस्सलाम. नाम आपका सर? रज़ा अब्बास. निवाज. करते क्या हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ. मैं जॉब करता हूँ. माशाल्लाह, वेरी नाइस. बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है, जो उनसे हमारे अभी मौजूदा पॉलिटिशियन है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ साहब का एक दिन का कितना एक्सपेंस आता होगा खाने पीने में, प्रोटोकॉल में, आगे पीछे जाने में? इनका मिनिमम को 15-20 लाख रुपए खर्चा आता है इनका. आप बताएं. यही है जी, अंदाज़ा तो यही किया जा सकता है. जो उनकी याशियाँ हैं और उनका रहन सहन का जो तरीक़ाकार है वो 15-20 लाख से कम नहीं होगा. अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क है इंडिया, जो उनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उनका एक दिन का कितना खर्चा होता होगा राउंड अबाउट खाने पीने में? देखें जी, उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र है मेरी, और उन्होंने जिस तरह से अपने मुल्क को एक ट्रैक पे लेके आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं अपने मुल्क के ऊपर, इतना लोड डालते हैं कि उसको नीचे लेके आए. हमारे पॉलिटिशियंस तो बस ये चाहते हैं कि बस जो चीज़ है उसको हज़म कर लो, उसको ख़त्म कर दो, लेकिन बाकी दुनिया में जो चल रहा है उसके मुताबिक मेरे हाल से उनका 2-2.5 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा नहीं है एक दिन का. आप बताएं. नहीं, ये आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि नवाज शरीफ के लिए जो है वो यहाँ से खाना जाता है, पिंडी से जाता है बाई हेलीकॉप्टर, ठीक है ना. और वो मोदी जो है वो तो बेचारा, आप देखें उसका रहने सहने का तरीका जो है मलंगों वाला तरीका है उसका, ठीक है ना. तो उसका अखराजात क्या होंगे? बिल्कुल सही. मैं बताना चाहूँगा, यकीन करें कि आप हैरत ज़्यादा होंगे. नरेंद्र मोदी को 8 साल हो गए हुकूमत करते हुए इंडिया के, मतलब कि मैं कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं वो. अभी तक हिसाब किताब लगाया गया, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसी टीम बैठी होती है कि जो कि एक एक चीज़ का हिसाब किताब लगाती है. नरेंद्र मोदी का इसी तरह हिसाब लगाया गया कि 8 साल के अंदर उनका खाने पीने का कितना खर्चा है, 0 एक्सपेंस. कैसे? वो अपना पहली बात तो खाने पीने का खर्चा खुद उठाते हैं, अपनी जेब से खाते हैं, और वो ज़्यादा वो चीज़ें नहीं खाते कि मतलब कि तली हुई चीज़ें, ये वो उनकी स्पेसिफिक 2-3 चीज़ें हैं. जौ की रोटी हो गया, बाजरे की रोटी, दाल होगी, चने की दाल, इस तरह की वो चीज़ें खाना पसंद करते हैं. अगर हम अपनी बात करें तो हमारे ये जो से एक टाइम के अंदर 150-150 डिशें होती हैं. हमारे पॉलिटिशियन की बात करें तो अगर इसी बारे में मैं आपको बताऊं कि इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इस टाइम के अंदर, और टेक्नोलॉजी के अंदर इतना एडवांस हो गया है कि आईटी सेक्टर के अंदर अमेरिका के बाद इंडिया आ रहा है. क्या यही वजह तो नहीं लगती है आपको कि इंडिया के डेवलप होने के पीछे उनके पॉलिटिशियन अपने मुल्क के साथ लॉयल है और हमारे पता नहीं किधर लॉयल है? नहीं, हमारे पॉलिटिशियन जो है ना सिर्फ अपनी जेबें बनने के अंदर लॉयल है, और बाकी वर्ल्ड में जो है ना अपने अवाम के लिए लॉयल्टी शो करवाते हैं कि उनको कैसे फैसिलिटेट करें और उनको कैसे अच्छे से रहने तरीका दिए जाए. हमारे पॉलिटिशियंस तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका घर, उनके एनवायरनमेंट को बेहतर करें, उनके लिए जो बेस्ट है वो हो, बाकी अवाम का उनके लिए कोई सोच नहीं है उनके पास. बिल्कुल. आप क्या कह रहे थे सर? बेटा, ये तो आपके पास उनकी, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनकी वीडियो जो आ रही हैं आजकल, वो देख रहे हैं कि उनका रहने सहने का क्या स्टाइल है, ठीक है ना. इंडिया में ऐसी चीज़ें कोई नहीं है. इंडिया हमसे आगे है, हर फील्ड में हमसे आगे है. अगर मैं बात करूं, इकोनॉमी किसी भी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाती है. इंडिया ने 99 में, अगर आप देखेंगे पीछे रिसर्च करेंगे, तो हमारे फॉरेन रिजर्व और इंडिया के फॉरेन रिजर्व तकरीबन इक्वल थे, हमारे थोड़े ज़्यादा भी थे. लेकिन इंडिया के पॉलिटिशियन ने इतना को अपने मुल्क के साथ लॉयल्टी होने का इजहार किया, उन्होंने रजीम को चेंज करना शुरू कर दिया. इस वजह से पूरी दुनिया का इंटरेस्ट और मेड इन इंडिया के ऊपर काम करना शुरू किया जब से मोदी आया. यकीन करें कि आजकल के टाइम के अंदर अमेरिका की नज़रें और हमारे मिडिल ईस्ट, जितने भी हमारे सऊदीया हो गया, इस्लामिक कंट्री, सारी इंडिया के ऊपर रिलायबल करती है. चावल इंडिया से जाते हैं, मेड इन इंडिया का काम जाता है, सुई से लेके जहाज तक वो एक्सपोर्ट करते हैं. हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं ज़रा बताएंगे हमें?
एक्चुअली हमारा जो मेन एक्सपोर्ट था वो कॉटन था, जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे थे और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम उसके ऊपर से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। अब अगर आप फैसलाबाद में रिसर्च की बात करते हैं तो फैसलाबाद में आई जब इमरान खान की हुकूमत थी तो कुछ मेरे दोस्त बताते थे कि वहाँ पे आपको लोकल मजदूर नहीं मिलता क्योंकि वो एक दिहाड़ी छोड़ के तो एक प्रॉपर जॉब की तरफ चला गया है। इसी के बरक्स अगर आप यहाँ पे आके देख लें तो कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे मैं मोबाइल का बिज़नेस करता हूँ और मोबाइल इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। जब से ही आए इंपोर्ट बंद कर दिया। इंपोर्ट बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं होता, उसका अल्टरनेट निकालना सोल्यूशन होता है कि आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन शुरू करें। जैसे इंडिया ने किसी भी कंपनी को जब तक वो यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं शुरू करेगी अपनी, उसको लाइसेंस नहीं देते कि वो वहाँ पे आके अपना काम शुरू करें। लेकिन यहाँ पे ना कि वो इसका अल्टरनेट निकालें और उसको कहें कि आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करें, यहाँ पे उन्होंने टोटली उसकी इंपोर्ट बंद कर दी है। ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, ये मेन हब थे हमारे इंडस्ट्री के, जिनकी फैक्ट्रियाँ किसी की इस्लामाबाद में, किसी की कराची में जो चल रही थी वो अब बिल्कुल बंद हो गई हैं, तो बिज़नेस भी बंद हो गए हैं। इसी की तरफ दूसरी तरफ अगर आप इंडिया जाके देख लें तो वो फैसिलिटी ये देते हैं कि अगर आपने बिज़नेस करना है आप अपना पूरा एक जंप लेके आएँ, अपना पूरा स्टाफ लेके आएँ, हमारे पास आएँ, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। इमरान खान ने चूँकि फैसिलिटीज़ देनी शुरू की थी अवाम के ऊपर कि अवाम के ऊपर कम से कम दबाव पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस हो, और वही फैसिलिटीज़ जो उनसे वो इंडिया अपने वो आवाम को देता है और वो फ़ायदा उठा रहे हैं। आप देखेंगे इसी बात से आपके मैं बताता चलूँ कि एप्पल कंपनी चाइना को छोड़कर टोटली शिफ्ट हो गई है इंडिया के अंदर। अभी पहले मैन्युफैक्चर असेंबल होते थे इंडिया के अंदर आईफोन्स, अभी टोटली मैन्युफैक्चर होते हैं। आप समझते हैं कि एक महीने के अंदर, मैं बताऊं, ये जो सा आईफोन लॉन्च हुआ था सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर 1 बिलियन का बिजनेस दे दिया था इंडिया को। अब देखिए ना, इस किस्म की आप बाहर से इन्वेस्टर लेके आएंगे अपने मुल्क के अंदर। टाटा कंपनी जो कि इंडिया की कंपनी है, उस कंपनी ने स्पेशली जाकर चाइना में, अमेरिका में जाकर कहा कि भाई आप हमें ये कंपनी दे दो, हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मोबाइल बना के देंगे। देखिए ना, एक एक बंदा मुल्क के लिए इतना अहम किरदार अदा कर रहा है। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? हमारे मुल्क में ये हो रहा है कि लास्ट में न्यूज़ देख रहा था तो उसमें बता रहे थे कि कल परसों से जो सा वो कॉटन जो प्रोड्यूस कर रही हैं जो फैक्ट्रियाँ, उनको हम गैस भी देना बंद कर देंगे। और वहाँ पे जो सा ये फैसिलिटी है कि वो कह रहे हैं कि आप हमारे पास आएँ, आपको जो फैसिलिटी चाहिए। इंडिया की बात नहीं करते हम, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करते हैं, सब की बात करते हैं कि जो भी कंपनी आएगी हम उसको फैसिलिटी देंगे। और हमारे यहाँ पे जो हमारा मेन हब है कॉटन, उसको हम कह रहे हैं कि हम आपको गैस भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारी हालत कर दी है हमारे सियासतदान ने, पॉलिटिशियंस ने, जो हमारे ऊपर हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं, जिनकी अपनी कोई कैपेसिटी नहीं है, अपनी कोई स्ट्रैटेजीज नहीं है कि आप कैसे इसको चलाया जाए। लेकिन वो हमारे ऊपर आके मुसल्लत कर दिए गए हैं। वो जिस तरीके से भी आए हैं सब इस बात से बहुत ज़्यादा वेट हैं। हम तो इस टाइम सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं कि अल्लाह को बेहतरी कर दे तो कर दे, नहीं तो हमारे ऊपर जो हुक्मरान है वो इस टाइम किसी काबिल नहीं है कि वो हमारे लिए कोई बेहतरी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सर, ये जरा मेरा कैमरा दिखाएगा, ये पाकिस्तान का झंडा है इन्होंने लगाया हुआ अपने एक जैकेट के ऊपर। सर, इस मुल्क को आप देख रहे हैं कि डे बाय डे डाउनफॉल में जा रहा है। आप देख रहे हैं कि डे बाय डे इस मुल्क के ऊपर क्राइसिस आ रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, आप देख रहे हैं कि हर तरह के आ रहे हैं। अगर हम दूसरी कंट्री को देखें तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। अगर बांग्लादेश को हम देखें, अगर हम अफगानिस्तान को देखें, उनके फॉरेन रिजर्व हमसे बहुत अच्छे हैं। अगर वो देखें, हम हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। इस मुल्क को, इस झंडे को आप डाउन होते हुए देख रहे हैं तो आपके दिल में क्या गुजर रही है इस टाइम? बेटा, ये चीज़ें जो हैं आजकल, जो मतलब एक इमरान खान ने एक तहरीक चलाई हुई है और उसने आवाम को एक बहुत अच्छा शऊर दिया है। और अल्लाह करे, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसे कामयाब करे और दूसरों को नेक हिदायत दे, इस मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ वो जाएं और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। सर, क्या समझते हैं आप कि हमें इंडिया के साथ हमारे जो उनसे तल्लुकात है वो बेहतर होने चाहिए या नहीं? नहीं, बेहतर होने चाहिए। एक लेवल होता है बेहतरी के लिए। अब ये तो नहीं है कि वो हमें कश्मीर ले लें और जिस तरह बल्तिस्तान पे वो बात कर रहे हैं कि जी हम इनसे जो है वो इससे ले लेंगे, तो ये मुश्किल बात है। ऐसी सिचुएशन में हम बात उनसे नहीं कर सकते। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे शाह महमूद कुरैशी हमारे वज़ीर ख़ारजा थे और उन्होंने हर मुल्क के साथ यही फैसला किया था कि हम उनके साथ बराबरी के सतह के ऊपर अपने मामलात को करेंगे। इंडिया के साथ बिज़नेस करना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपको अपने कंसर्न्स भी देखने चाहिए। जिसमें आपको बेनिफिट है वो आप करें। आप इस तरह ना करें कि हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, पॉलिटिशियंस को क्या फ़ायदा हो रहा है, आवाम का फ़ायदा क्या है, आवाम के फ़ायदे को देखें और उसके मद्देनज़र रखते हुए जो भी मामलात हों आप अपने हुकूमती लेवल पे करें। इंटरनल लेवल के ऊपर जाके अगर आप फैसले करेंगे कि इससे हमें फ़ायदा होगा। पर्सनल अपनी इंटरेस्ट है ना जी, इनकी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट है नून लीग की। अभी आपने पिछले दिनों में वो उनका एक केस आया था, मरियम नवाज ले हुई थी। हाँ जी, वो मशीनरी वगैरह मंगवा रहे थे। तो ये इसमें ज़ातियात आ जाती है। कौम का तो कोई फ़ायदा नहीं सोचता है इसमें।
कौम का सोचें, उसमें बेहतरी आनी चाहिए। अगर देखेंगे तो अभी तक हमारे मुल्क के अंदर कोई भी मोबाइल इंडस्ट्री नहीं बनी। आप देखेंगे सारी असेंबल होती हैं, पाकिस्तान की अपनी भी कोई नहीं है कि जिसके ऊपर थप्पा लगता हो कि ये पाकिस्तान की गाड़ी है। अगर मैं इंडिया की बात करेंगे तो मैं आपको 10 कंपनियां गिनवा सकता हूँ कि जो कि बाहर से असेंबल होती है, उनकी अपनी मैन्युफैक्चरर है और उनकी अपनी कंपनी है जो कि मेड इन इंडिया पे काम करती है। अगर हम इस तरह की स्ट्रेटजी पे क्यों नहीं काम करते? क्या हमारे पास शौर नहीं है, हमारे पास इल्म की कमी है? क्या वजूहत है कि हमारे पॉलिटिशियन को कुछ नजर ही नहीं आता? सिर्फ और सिर्फ ये कि वो गलत है, दूसरा कहता वो गलत है, तीसरा कहता वो गलत है। सही कौन है फिर? नहीं, कोई गलत नहीं है। स्ट्रेटजीज होती हैं किसी भी मुल्क की अपने मुताबिक कि हम अपने मुल्क को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। आपको एक रोल मॉडल बनाना पड़ता है, कुछ टेम्पलेट्स बनाने पड़ते हैं, कुछ पैरामीटर्स बनाने पड़ते हैं, कुछ बेनिफिट्स देखने पड़ते हैं। आप ये देखते हैं कि इस किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। अब अगर आप मोबाइल की बात करते हैं, हमारे मुल्क में अभी तक कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने जिसको भी कहा है कि आपने कोई सामान लेके आना है तो आप एक सामान ले आएँ बस। यहाँ पे हमने सोचा ही नहीं है कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होगी। इंडिया टेक्नोलॉजी के अगर आगे चला गया तो उसके पीछे उसके पूरे कंसर्न्स हैं। उसने बताया कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे इसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। फिर उन्होंने वर्किंग किया उसके ऊपर, फिर उसकी आउटपुट निकाली और उसके रिजल्ट्स लिए हैं। हम अभी तक उन रिजल्ट्स की तरफ जा ही नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस एक स्पेसिफिक जोन से है ना, वो ऊपर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हमें इसका फ़ायदा है, बस ये कर दो, कोई चीज़ चाहिए तो इम्पोर्ट कर लो, पैसा अवाम का ज़ाया कर दो, दैट्स इट। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच सर एंड नाइस टू टॉक विद यू।